से क्या होगा? सर लोड बढ़ता है। बढ़ता है। यही आंसर जो है अभी थोड़ी देर पहले आपके साथियों ने भी दिया था जो पहले से ज्वाइन थे, लेकिन इसको वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी भी घर में जो लोड है, इलेक्ट्रिकल लोड जो आपके घर में लगे हैं, एक पंखा चल रहा है और 4 पंखे चल रहे हैं, दोनों में करंट कब ज़्यादा लेगा? एक पंखा करंट ज़्यादा लेगा कि 4 पंखे चल रहे हैं तो करंट ज़्यादा ड्रॉ करेंगे? बताइए। फैन आपके घर में चल रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा करंट कब लेना चाहिए? अच्छा, गाड़ी में आप अकेले बैठे हो तब वो गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल पिएगी कि गाड़ी में 4 लोग बैठ के चल रहे हो तो ज़्यादा पेट्रोल पिएगी? सर एक ही होगा। एक। हाँ, तो मतलब एक है तो लोड कम है और 4 लोग बैठ गए तो लोड ज़्यादा हो गया कि नहीं? और लोड ज़्यादा होता है तो करंट ज़्यादा होता है। समझ गए? लोड ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा लेगा वो, और ज़्यादा लेगा करंट तभी हम लोग ज़्यादा बिजली का बिल पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो वही चीज़ को समझिएगा कि ये लोड के बढ़ने का मतलब होता है रेजिस्टेंस का कम होना, ना कि बढ़ना। याद रहेगा, क्योंकि कम रेजिस्टेंस में ज़्यादा करंट लेता है। कम रेजिस्टेंस में ज़्यादा करंट यहाँ पर हमको मिल रहा है। तो ज़्यादा लोड मतलब रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं हम? सभी कम बताइए। कर रहे हैं। अब सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए। कम कर रहे हैं रेजिस्टेंस को। तो लोड बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस कम होना, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। जनरली हमको ये लगता है कि रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं मतलब लोड बढ़ा रहे हैं, नो। ठीक है, ऐसा नहीं है। लोड जो रजिस्टेंस को लोड के रूप में यूज़ कर रहे हैं, उसको बढ़ाने से लोड जो है वो कम होता है। तो इन्वर्स रिलेशनशिप है। करंट से याद रखिएगा, करंट अगर बढ़ा रहे हैं तो लोड बढ़ रहा है। ठीक है, करंट कम हो रहा है मतलब लोड कम हो रहा है। तो लोड को करंट से समझिएगा हमेशा, रजिस्टेंस से नहीं। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ें आप। यस सर। ठीक है, ये सर। ओके। तो हम ये चीज़ तो डिस्कस किए थे। तो एक कोई सिंपल सा सर्किट था जिसमें रेजिस्टेंस लगा है और एक सोर्स है और एक करंट है, और क्योंकि डीसी था तो ये सब। अब इसके बाद एक लीनियर रिलेशनशिप के बारे में बात किया था हमने, V इक्वल्स आई आर। ये जो है वो Y इक्वल्स एम एक्स से मिलता हुआ एक रिलेशनशिप है। और Y इक्वल्स एम एक्स एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, जो कि आप प्लॉट करते थे Y और एक्स एक्सिस के बीच में एक लाइन जिसका स्लोप है m, और m की वैल्यू फाइंड करनी रहती थी तो y अपॉन x कर देते थे। उसी तरीके से अगर y एक्सिस में v को रखोगे वोल्टेज को, और x एक्सिस में i को रखोगे v और i को, तो रेजिस्टेंस जो बताएगा एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, या एक स्ट्रेट लाइन बताएगा, रिप्रेजेंट करेगा, जिसका एक पर्टिकुलर स्लोप है, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक कैरेक्टरिस्टिक या एक स्ट्रेट लाइन वोल्टेज और करंट के बीच में आप खींचते हैं, जिसका स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे वैल्यू रेजिस्टेंस की बढ़ाते जाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक तो का स्लोप बढ़ता जाता है। और स्लोप बढ़ने का मतलब, ये पहले ब्लैक है तो ये रेड वाले का स्लोप जो है आपको ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा ढलान है इसमें, ज़्यादा स्लोप है। इसका मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक है ये कहाँ मूव कर रहा है? वोल्टेज की तरफ मूव कर रहा है। और वैसे ही अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर कम कर रहे हैं आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस क्या होता जा रहा है? इसकी वैल्यू, डिक्रीज। जिसका स्लोप कम होता जा रहा है, स्लोप कम हो रहा है मतलब ये ग्रीन की तरफ हम बढ़ेंगे। एक पर्टिकुलर वैल्यू आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी बढ़ा दी गई कि ये वोल्टेज वाले एक्सिस में अलाइन हो गया जाके, ये वाला। उस पर्टिकुलर कंडीशन को बोलेंगे कि वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, यानी मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस जो हो सकता है, उसी को जनरली हम लोग क्या बोल देते हैं? क्या लिखा है यहाँ? क्या लिखा है? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। ओपन सर्किट इज नथिंग बट वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी करंट को कोई पाथ ही नहीं मिल रहा है, यहाँ पर बीच में कट कर दो मान लीजिए। जैसे बीच में तार टूट जाता है, कभी आप लोग देखे होंगे, तार टूट जाता है तो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वर्क नहीं करते, या कोई दूसरा इक्विपमेंट। जैसे आप लोग कई कई बार ईयरफोन के साथ आप लोग के साथ प्रॉब्लम आता होगा, कई बार ईयरफोन काम करना बंद कर दिया तो कोई बोलता है कि उसके अंदर का तार जो है वो टूट गया है। तार टूट गया मतलब क्या हो गया? रेजिस्टेंस क्या हो गया उस लाइन का? इनफाइनाइट हो गया।
तो कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं हो रहा है उसमें से, इसीलिए आपको सुना ही नहीं पड़ रहा है। या कई बार लूज कनेक्शन रहता है तो ब्रेक होता रहता है आवाज़, वो भी प्रॉब्लम आती है। और वैसे ही दूसरे तरफ रेजिस्टेंस की जो का स्लोप है, इस कैरेक्टरिस्टिक का स्लोप है, वो अगर ये टूवर्ड्स इधर मूव करता जा रहा है, कम करते जा रहे हो, तो क्या होगा, एक फाइनल पोजीशन आपका होगा ये वाला जो करंट के एक्सेस के साथ ये अलाइन हो जाएगा, ये ग्रीन वाला, उसको आप बोल सकते हो 0 ओम का रेजिस्टेंस है। और 0 ओम का रेजिस्टेंस इज एज गुड एज, क्या है, व्हाट इज दिस? शॉर्ट सर्किट। तो घरों में जो शॉर्ट सर्किट जैसे आप लोग सुनते हैं ना, शॉर्ट सर्किट से बहुत क्या एक्सीडेंट हो गया, बिल्डिंग में आग वाग लग गई, तो वो सब इसकी वजह से होता है। तो शॉर्ट सर्किट दैट मीन्स 0 ओम रेजिस्टेंस, एंड ओपन सर्किट मीन्स इनफाइनाइट ओम रेजिस्टेंस। याद रहेगा? यस सर। गुड। ओपन सर्किट में कहीं पर भी करंट नहीं मिलेगा, देख सकते हैं आप कैरेक्टरिस्टिक को, करंट 0 है। और शॉर्ट सर्किट के केस में कहीं पर भी वोल्टेज अपीयर नहीं होगा, वोल्टेज 0 है कि नहीं? इसको देख के ऐसे ही समझ आ रहा है कि नहीं कैरेक्टरिस्टिक को? सर दोनों के केस में तो करंट फ्लो नहीं होगा। नहीं, दोनों क्यों नहीं, शॉर्ट सर्किट में सिर्फ करंट करंट रहेगा, वोल्टेज नहीं दिखता रहेगा। और ओपन सर्किट केस में सिर्फ वोल्टेज रहेगा, करंट अपीयर नहीं होता रहेगा। समझ गए कि नहीं? यस सर। देख लीजिए ना आप कैरेक्टरिस्टिक को, यहाँ पर अगर कुछ भी है तो इसमें कोई भी इंटरसेप्ट मिल रहा है क्या आई पे? जैसे No, यहाँ sir. पर भी कोई एक पॉइंट लोगे, इस रेजिस्टेंस में भी एक पॉइंट लोगे तो करंट कम है और वोल्टेज ज़्यादा है, हो रहा है। और कैरेक्टरिस्टिक को इधर ले जाओ तो वोल्टेज और बढ़ेगा, करंट और कम होता जाएगा। और एकदम अलाइन कर दोगे वर्टिकल के साथ तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ग्राफ में ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, ग्राफ में जो प्लॉट करते हैं। यस सर। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट को मेजर करने के लिए आपको एक अमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, और ओपन सर्किट को मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वोल्ट मीटर और अमीटर याद है आप लोग को? वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं और अमीटर से करंट मेजर करते हैं। करंट मेजर करते हैं। वेरी गुड। अब एक कैरेक्टरिस्टिक और होती है जो इस टाइप की होती है, ये एक नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है। ये तो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है जो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो अपने आप में एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक देता है, और इसको एक लीनियर एलिमेंट भी बोलते हैं। और ये किसी सर्किट में लगा रहता है तो उसे एक लीनियर नेटवर्क कह दिया जाता है, या लीनियर सर्किट। लीनियर मतलब लाइन, लाइन से बना हुआ लीनियर। और ये लाइन कहाँ से आया है? वो आया है इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक से, वोल्टेज और करंट के बीच में इसकी प्लॉटेड कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है y = mx से जो रिलेट करती है। ठीक है, तो इसलिए इसे लीनियर एलिमेंट कहा जाता है। इसके बाद हम कुछ और डिस्कस किए थे, जिसमें कि नोड क्या होता है, ब्रांच क्या होता है। सर ये नॉन लीनियर वाला क्या है? नॉन लीनियर मतलब कई ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिसमें कि ये कैरेक्टरिस्टिक नॉन लीनियर आती है, जैसे डायोड। ये डायोड दिख रहा है सिंबल? यस सर। डायोड में एक फॉरवर्ड बायस होता था, एक रिवर्स बायस होता था, आपको याद होगा। यस सर याद है। फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी बनती थी, इसी टाइप की कैरेक्टरिस्टिक बनती थी। यस सर, वो नीचे भी जाता था और वो ऐसे हाँ, तो नीचे वाले को अभी, वो रिवर्स वाले को अभी नहीं प्लॉट किए हैं, अभी सिर्फ फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो ये यस सर। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऐसी थी, तो वो कहीं से भी स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रही है क्या? नो सर। इसीलिए इसको नॉन लीनियर बोल रहे हैं। कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, दैट इज नॉन लीनियर। तो जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, सेमीकंडक्टर में डायोड आ जाता है, ट्रांजिस्टर आ जाते हैं, फिर और भी बहुत सारे है ना, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, जितने एंड गेट नैंड गेट वाली आईसीज हैं वो सारे कुछ है। रेक्टिफायर भी क्योंकि डायोड से बना है तो वो भी नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक देगा। ओके, यस सर। तो हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो अलग अलग नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, और उससे पहले जो है कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। किसको हम नोड बोलेंगे, किसको हम मैश बोलेंगे, किसको लूप बोलेंगे, जैसे यहाँ पर है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको दिख रही हैं। पैसिव एलिमेंट किसे कहते हैं, ब्रांचेस किसे कहते हैं, नोड्स किसे कहते हैं, जंक्शंस किसे कहते हैं, मैश और लूप किसे कहते हैं। फिर लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं, यूनिलैटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, बाईलैटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक्टिव सर्किट क्या होता है, पैसिव सर्किट क्या होता है। तो वो चीज़ अब हम लोग डिस्कस करते हैं। ये किसी भी एक नेटवर्क में अगर आप देखेंगे, ये एक नेटवर्क है या इलेक्ट्रिकल सर्किट है,
एक्टिव एलिमेंट ये E1 और E2 को मानेंगे क्योंकि ये दोनों जो है वो सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक किसी भी सर्किट को एक्टिव रखते हैं, जो कि अगर ये सोर्स को हटा दिया जाए तो अपने आप में ये सर्किट क्या हो जाएगा, पूरा पैसिव हो जाएगा। सिमिलरली घर में आपके पंखा चल रहा है, पंखे को स्विच ऑफ कर दोगे तो पंखा जो है उस वक्त पैसिव हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसको एक एक्टिव सोर्स के साथ कनेक्ट करते हो स्विच ऑन करके तो वो फिर एक्टिव हो जाता है। मतलब वो पंखा एक्टिव नहीं हो रहा है लेकिन वो उसमें एक्टिविटी आ जाती है, तो उसके लिए ये जो सोर्स है वो एक्टिव एलिमेंट हुए। और ये वाला जो ब्रांच है जहाँ पर वो लगे हुए हैं, ब्रांच इसको कहते हैं। जैसे ये सी और बी को एक ब्रांच बोलोगे, सी और ए को एक ब्रांच बोलोगे, ए और बी को एक ब्रांच बोलोगे नेटवर्क का, और ए और डी भी एक ब्रांच है और डी और बी भी एक ब्रांच है। अब मुझे आप लोग बताइए इसमें से कौन कौन से पैसिव ब्रांचेस हैं और कौन कौन से एक्टिव ब्रांचेस हैं। सर एक्टिव ब्रांचेस में CA, DA हम्म, और ये AB। एक्टिव है। यस सर। नहीं, मैं बोला हूँ कि जहाँ पर सोर्स लगा है वही एक्टिव होगा। रेजिस्टेंस इज ए पैसिव एलिमेंट, सर ठीक है। सर CB और BD। सी बी और डी बी जो रहेंगे, क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस में सोर्स लगा हुआ है, तो ये जरूर एक्टिव ब्रांचेस हैं। और पैसिव ब्रांचेस क्या होंगे? ए होगा सर। सी ये ए डी AD और ए बी, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो कौन से ब्रांचेस हुए? पैसिव। डन। जहाँ इलेक्ट्रिकल लोड या रजिस्टेंसेस लगे हुए दिख रहे हैं आपको। अब हम देखते हैं कि ये नोड क्या होता है। पैसिव और एक्टिव तो क्लियर हो गया। अब कई बार क्या होता है कि किसी नेटवर्क में सिर्फ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और कोई सोर्स नहीं है, तो वैसे नेटवर्क को आप पैसिव नेटवर्क बोल सकते हैं, और जिसमें ये सोर्सेज लगे हुए दिख रहे हैं तो उसे आप एक्टिव नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। एक तो एलिमेंट हो गया, एक ब्रांच हो गया, और एक अलग अलग नाम है, ठीक है। अब नोड्स क्या होते हैं बोलते हैं, तो नोड मतलब ये सी ए बी डी, ये सारे क्या हैं? नोड्स हैं, ठीक है। यानी एक ऐसा एक हम जहाँ पर उसको आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। दो ब्रांचेस जहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे एक रेजिस्टेंस वाला ब्रांच और एक ये, यानी एक पैसिव ब्रांच और एक एक्टिव ब्रांच इस पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है, तो वो अपने आप में नोड हो गए। अब जंक्शन किसे कहते हैं? जंक्शन के लिए ज़रूरी है कि दो से ज़्यादा ब्रांचेस हों। जैसे यहाँ पर ये वाला एक है, ए जो है वो, उसे आप बोलेंगे जंक्शन। सी को आप जंक्शन नहीं बोलेंगे, वो नोड है। बी जो है वो अपने आप में क्या हो रहा है? जंक्शन है कि नोड है? नोड। सर जंक्शन है। जंक्शन होगा, ठीक है। और डी क्या है? सर नोड। तो याद रखिए, ए और बी नोड भी हैं और जंक्शन भी है। सभी जो हैं ये नोड्स हो सकते हैं, लेकिन सभी जो डॉट पॉइंट्स हैं या कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं वो जंक्शन नहीं होंगे। जंक्शन के लिए स्पेसिफिकली क्या है? 2 से अधिक होना चाहिए। इसको नोड भी बोल सकते हो, जंक्शन भी बोल सकते हो, लेकिन इसको आप जंक्शन नहीं बोल सकते, ठीक है। तो सभी नोड्स हैं, लेकिन जंक्शन सिर्फ इसमें से 2 ही हैं, ए और बी। याद रहेगा? यस सर। वो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, इसको बस हमको याद रखना है और कोई बात नहीं है। अब आता है मैश और लूप का कॉन्सेप्ट। मैश और लूप किसे कहते हैं? एक ऐसा क्लोज्ड पाथ होना चाहिए लूप के लिए या मैश के लिए, मतलब करंट को एक कंप्लीट पाथ मिलना चाहिए फ्लो होने के लिए। तो करंट कैसे कंप्लीट पाथ मिल रहा है भाई, वो थोड़ा सा देखते हैं हम। ये E1 है सोर्स, ये जैसे ही आपने कनेक्ट किया तो एक करंट फ्लो होना चालू होगा, इस रेजिस्टेंस से फ्लो होगा, और ये रेजिस्टेंस R2 से फ्लो होकर ये वापस अपना सर्किट कंप्लीट कर लेता है नेगेटिव। यानी पॉजिटिव से चल के कोई चीज़ वापस नेगेटिव तक पहुंच जाए, कोई करंट, तो उसको आप क्या बोलोगे? एक कंप्लीट क्लोज्ड पाथ या लूप, ठीक है। उसी को मैश भी बोल सकते हैं, लेकिन मैश और लूप में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसा नोड और जंक्शन में था। तो लूप तो सभी हो सकते हैं, लेकिन मैश जो है पर्टिकुलरली ये इंडिपेंडेंट वाला जो रहता है वो मैश कहलाता है। मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले तो आप समझिए कि करंट को एक पाथ मिल रहा है, कंप्लीट पाथ मिल रहा है। यहाँ पर कहीं पर ब्रेक है क्या, बताइए? नो सर। वैसे ही एक और पाथ है, ये यहाँ से चला करंट, ये यहाँ से भी जा सकता है, R2 E2 से होते हुए भी अपना सर्किट कंप्लीट कर सकता है। कर सकता है, यस सर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जितने भी पॉसिबल पाथ हैं वो सभी पाथ को आप लूप बोल सकते हैं।
जैसे एक पॉसिबल पाथ इस वाले बैटरी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से करंट चला, ये दोनों रेजिस्टेंस से फ्लो होके वापस आ गया, है पॉसिबल पाथ। यस सर। और वैसे ही ये बड़ा सा भी पाथ मिल रहा है इसको ऐसा। तो कहने का मतलब टोटल में इसमें 3 आपको लूप मिल रहे हैं, एक ये वाला लूप, एक ये वाला लूप और एक ये बड़ा वाला, ठीक है। लेकिन अगर मैश बोलें तो ये बड़े वाले को मैश आप नहीं बोल सकते, मैश सिर्फ ये इंडिपेंडेंट लूप्स को ही आप बोलेंगे। इंडिपेंडेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बीच में एक जो है रेजिस्टेंस बाईपास होता है, ये बड़े वाले को जब कंसिडर करते हो आप, ये वाला पाथ जो है वो बाईपास हो जाता है। मैश में ऐसा कोई भी पाथ बाईपास नहीं होता, मैश उसको बोलते हैं। ये मैश और लूप समझ में आया, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है मैश और ये है लूप। तो मैश और लूप बोल देते हैं, लेकिन उससे समझना होगा आपको, ऑल मैशेस आर लूप्स बट ऑल लूप्स आर नॉट मैशेस। एग्जाम्पल भी दे दिया है, ABCA और ABDA आर मैशेस एज वेल एज लूप्स आर ACBDA, यानी बड़ा वाला, ठीक है, एंड नॉट अ मैश। तो बड़े वाले को आप मैश नहीं बोलोगे, लूप तो सभी को बोल सकते हो, फर्स्ट लूप सेकंड लूप, लेकिन बड़े वाले को सिर्फ लूप कहेंगे, आप उसे मैश नहीं कहेंगे। जहाँ पर कोई रेजिस्टेंस बाईपास हो रहा है उसको कंसिडर नहीं कर रहे हो। जब समझ में आया मैंने क्या समझाया आपको? मैश में सिर्फ इंडिपेंडेंट वाले को ही देखते हैं। इंडिपेंडेंट को बस उसको नाम बस मैश दिया गया है, ठीक है, और नहीं तो आप जो कॉमन नाम है उसको यूज करो, लूप बस बोलो सबको, ठीक है। ओके सर। लूप बस बोलो, सबके लिए काम आ जाएगा। अगर मैश बोलेंगे तो बस थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि अच्छा वो सही में मैश है कि नहीं, देख लीजिए एक बार उसको, कहीं बीच में कोई चीज़ बाईपास तो नहीं हो रही है। और बाईपास हो रही है तो उसे मैश नहीं बोलोगे, उसे सिर्फ लूप कहोगे, ठीक है। ये सिर्फ Yes, नाम है अभी, इसको कि अभी बस दिमाग में बिठा के रखो, आगे और भी सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिकली, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो क्या होता क्या है। अभी ठीक है, सब समझ में आ गया क्या बोला गया, कोई दिक्कत yes, तो नहीं है? नो सर। एक होता है ईएमएफ और एक होता है वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। ये दोनों में अंतर पता है कि क्या होता है? यस सर, पता है। बताइए। ईएमएफ में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ठीक है, मतलब यूनिट यूनिट क्या होती है उसकी? जैसे करंट की यूनिट एम्पियर है, तो ईएमएफ की यूनिट क्या होती है? सर ईएमएफ की भी एम्पियर ही होगी। नहीं, वोल्ट होती सर है। वोल्ट वोल्ट सॉरी। हाँ, अब वोल्टेज डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? सर ओम। नहीं, वोल्टेज लिखा है ना, वोल्टेज का डिफरेंस है तो वोल्ट होगी ना। ओम जो है सिर्फ रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है। तो वोल्टेज डिफरेंस की यूनिट भी वोल्ट है और ईएमएफ की यूनिट भी वोल्ट है, तो हम ये दोनों में अंतर क्या समझें? ठीक है, तो मैं समझाता हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। आप अगर कोई वोल्ट मीटर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक आपको एक वोल्ट मीटर दिख रहा है बना हुआ, सपोज ये V करके लिखा हुआ है, ये वोल्ट मीटर है समझ, सपोज, है ना। इस वोल्ट मीटर को, ये बैटरी लिया आपने और बैटरी के दोनों उसमें आपने मेज़र किया, तो ये 10 वोल्ट की मान ली बैटरी है, तो वो एग्जैक्ट 10 वोल्ट आपको दिखाता रहेगा। इस केस में आप बोल सकते हैं कि ये जो क्या नाम से आपका बैटरी है, ये उसका आपने जो मेज़र किया उसका ईएमएफ मेज़र किया, सोर्स का। सोर्स यानी जो ईएमएफ है वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स से एसोसिएटेड है, याद रखेंगे। यस सर। क्या क्या बोला मैंने? सिर्फ सोर्स ये से सोर्स जो आप बैटरी लगाते हो उससे एसोसिएटेड है। अगर यही बैटरी को किसी सर्किट में आपने लगा दिया जिसमें कि बहुत सारे रेजिस्टेंस और दूसरे सोर्सेज भी हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इन दो पॉइंट का जहाँ पर आपने बैटरी को लगाया है फिर से वहाँ पर अगर मेज़र करोगे तो ज़रूरी नहीं है वो आपको 10 वोल्ट ही दे, वो हो सकता है 9 वोल्ट दे रहा हो वहाँ पर, 9 वोल्ट्स। याद पोटेंशियल। रखिएगा, जब वो सर्किट में लगाया तब ये हुआ, सर्किट में नहीं लगा था तब तक वो 10 वोल्ट दे रहा था, लेकिन जैसे ही आप सर्किट में लगाए तो कितना दे रहा है वो? 9 वोल्ट। इसका मतलब वो जो 9 वोल्ट है वो क्या हो गया वहाँ का, उस बैटरी का वोल्टेज बता रहा है। होता जनरली ये है कि इस बैटरी का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो कि यहाँ मैं बनाया हुआ हूँ। एक बैटरी है, उसके सीरीज में उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमने जोड़ दिया है। जब ये ओपन सर्किट है बैटरी जिसमें कोई लोड नहीं लगा है, तो क्या होता है, इसमें से कोई प्रैक्टिकल करंट फ्लो नहीं होता रहता, और कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इसमें जो ईएमएफ है वो पूरे का पूरा यहाँ बताता रहता है।
लेकिन जैसे ही एक लोड आपने लगाया यहाँ पर, तो लोड लगाने से क्या होता है, इस बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस रेजिस्टेंस, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से भी होके फ्लो होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस से जो भी करंट फ्लो होगा तो वो क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस में एक वोल्टेज का ड्रॉप करा देगा। क्या कराएगा वहां पर? वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप। और वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? किसी सर्किट में जब मतलब पूरा जब सर्किट में करंट दौड़ती है तो सर उस समय रेजिस्टेंस और बहुत सारे जो सर्किट मतलब सर्किट लोड लग रहे थे उसके कारण जो ड्रॉप आता है सर उसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। एग्जैक्टली, बहुत सही बोला आपने, और इसको बहुत अच्छे से सभी लोग समझिएगा। ये वोल्टेज ड्रॉप लिखा हुआ है I इंटू आर, ठीक है, और I इंटू आर का मतलब आप समझिएगा क्या है। ये वोल्टेज ड्रॉप जब भी बोलेंगे तो सिर्फ रेजिस्टेंस पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, दूसरे जगह दिमाग लगाने की हमको जरूरत नहीं है उस वक्त, सिर्फ रेजिस्टेंस से एसोसिएटेड होता है वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, सोर्स से एसोसिएटेड नहीं रहेगा। सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस से एसोसिएटेड हो सकता है, लेकिन ईएमएफ जो बोल रहे हैं, ईएमएफ से कोई लेना देना नहीं है वोल्टेज ड्रॉप का। तो वोल्टेज ड्रॉप के लिए उसका फॉर्मूला होता है आई इंटू आर, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप अपने आप में एक वोल्टेज है, वी है, तो ओम्स लॉ से दैट इक्वल्स आई इंटू आर। अब लेकिन कौन सा, ये कौन सा, ये एक रेजिस्टेंस मान लीजिए इस सर्किट में ये लगा है, एक रेजिस्टेंस ये लगा है, और एक रेजिस्टेंस ये लगा है। अगर इसमें वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है तो क्या करोगे? मान लीजिए इसमें से फ्लो होने वाला करंट है 2 एम्पियर और इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा इस रेजिस्टेंस में, आई इंटू आर के फॉर्मूले से? 20 ओम। 20 ओम होगा? यस सर। 20 ओम नहीं होगा, 20 वोल्ट होगा। हाँ सर 20 वोल्ट। 20 वोल्ट होगा, है ना, और 20 वोल्ट होगा तो यहाँ पर यानी 20 वोल्ट का ड्रॉप हो जा रहा है। किसमें ड्रॉप हुआ? वोल्टेज में। अब मान लीजिए इस पॉइंट का वोल्टेज था 100 वोल्ट, कितना? 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट में ये 20 वोल्ट को माइनस करोगे तो पॉइंट ए में कितना वोल्टेज मिलता रहेगा आपको? 80 वोल्ट। यस, तो वो 20 को माइनस किया आपने और वो आ गया आपका 80 वोल्ट। तो इस तरीके से वोल्टेज जो है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मिलेगा, अलग अलग नोड्स पे, ठीक है। तो ये जो, जब ये बैटरी जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है तो उसमें से भी क्या है, करंट चेंज होने से उसके भी अक्रॉस ड्रॉप आने लगता है। तो मैंने जो एग्जांपल लिया था कि ये 9 वोल्ट, मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी होती है और यहाँ पर अगर 9 वोल्ट मिल रहा है सर्किट में लगने के बाद, तो ये जो 1 वोल्ट का ड्रॉप है वो कहाँ चला जाता है? इंटरनल रेजिस्टेंस में बैटरी के, ठीक है। और उसको यस। जब माइनस कर देते हैं 10 से, 10 को 1 माइनस, मान लीजिए 1 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तो 10 से 1 को माइनस करोगे तो एक्चुअली 9 वोल्ट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये 9 वोल्ट जो होगा वो वोल्टेज बोलेगा, लेकिन इसको ई, कई बार देखना आप लोग की जो मोबाइल बैटरी वीक हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो बोलते हैं कि ये तो ख़राब हो गई है भाई, चेंज कराओ। और जब उसको निकालोगे और चेक करोगे अपने मीटर में, तो जो उसकी रेटिंग रहेगी, मान लीजिए 5 वोल्ट का वो मोबाइल का बैटरी है, आप जब मीटर में चेक करोगे, मल्टीमीटर या वोल्ट मीटर में, तो वो 5 वोल्ट ही दिखाता रहेगा। फिर आप आर्ग्यू कर सकते हो कि जब ये 5 वोल्ट पूरा दे रहा है तो कैसे बोल रहे हो कि बैटरी वीक हो गई है। एक्चुअली जब वो बैटरी को सर्किट में लगाते हैं तो वो वोल्टेज उतर के 1 या 2 वोल्ट तक पहुंच जाता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई हो गया रहता है, बैटरी के वीक होने का मतलब, समझ रहे हो। तो सर्किट में लगने के बाद उसका वो जो वोल्टेज है उतर जाता है करके, फिर आप वो बैटरी, आपका जो मोबाइल है या कोई डिवाइस है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेगा, तो आपको फिर उस बैटरी को रिप्लेस करना होता है किसी नए बैटरी से, अच्छी बैटरी से, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, लो। इंटरनल रेजिस्टेंस लो हो। वेरी गुड। सर ये इसका कारण क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस बनने का? इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने का, इलेक्ट्रोलाइट उसका वीक हो जाता है, अगर सिंपल सेंस में अगर बात करें तो, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक बैटरी है तो वही अंदर भी तो कोई मटेरियल से बना है ना वो बैटरी, सर लिथियम आयन से बनता है। लिथियम आयन हो गया या कोई भी, तो उसमें क्या रहता है, उस जब एक बैटरी जब बनती है तो उसके नंबर ऑफ साइकिल्स जो है वो डिफाइंड रहते हैं कि इतने बार ये चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल को वो झेल सकता है, उसके बाद वो वीक होता चला है। तो पर चार्ज डिस्चार्ज साइकिल में आपका Li लिथियम आयन जो बैटरी है वो, अगर लिथियम आयन उसमें मटेरियल है तो वो वीक होने लगता है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो वीक होने लगती हैं।
हर चार्ज और डिस्चार्ज के साथ, ठीक है। और वो धीरे, वो रहती बहुत धीरे है, ग्रेजुअल मैनर में। तो हमको लगता है कि अरे बैटरी 5 साल तो अच्छी चली, लेकिन 6वें साल में वो खराब। ऐसा नहीं है, वो 5 साल उतरती आ रही थी धीरे धीरे करके, जो कि एक्चुअली उसका जो इवेंचुअल फॉल डाउन हुआ है वो उसके, जब उसका जो भी गारंटी पीरियड है वहां पर जाके हुआ। अब समझ में आई बात? यस सर। तो वो हर चीज़ का है। हम लोग घरों में जो आजकल वो लगाते हैं ना, फेस्टिवल्स में झालर वगैरह लगाते हैं, एलईडी वाले लाइट्स, तो यस सर। नया खरीद के लाते हो आप, और वो सिर्फ एक सीजन ही चलता है, उसके बाद फिर खत्म होने लगते हैं उसकी एलईडी। इसका मतलब उसका मटेरियल भी वैसे ही है, जितने बार वो जो उसमें जो ऑन ऑफ होता रहता है, तो उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती रहती है, ठीक है। तो सब चीज़ के साथ वो है। और कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं कि लीनियर नेटवर्क और नॉन लीनियर नेटवर्क क्या है। तो ऐसा नेटवर्क जिसमें लीनियर एलिमेंट्स लगे हुए हैं, लाइक रेजिस्टेंसेस अगर लगे हैं तो वो लीनियर नेटवर्क हुआ। अगर इसी में ये डायोड को लगा दिया जाए इस नेटवर्क में, तो ये नेटवर्क को आप बोल सकते हो क्या कि वो लीनियर नेटवर्क है? नो सर। क्योंकि ये नॉन नॉन लीनियर एलिमेंट लग गया, मतलब वो नॉन लीनियर हो गया। तो आंख बंद करके आपको ये याद रखना है, डायोड या ट्रांजिस्टर या उस टाइप के जो भी सेमीकंडक्टर फैमिली के कोई भी अगर कुछ लगा है उसमें, है ना, एलिमेंट, तो उसे आप नॉन लीनियर की कैटेगरी में बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। अब होता है यूनिलैटरल और बाईलैटरल। यूनि मतलब होता है वन, बाई मतलब होता है टू या बोथ। अब देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है और मान लीजिए वो 10 ओम का है, करंट इसमें से सी से ए की तरफ फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। अब मान लीजिए इस करंट को अगर चेंज कर दें, ए से सी की तरफ फ्लो कराएं, तो इसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा? 10 ओम ही रहेगा ना, कि चेंज होगा? सर 10 ओम ही रहेगा। 10 ओम रहेगा, यानी इसके रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है अगर करंट इसमें से उसका डायरेक्शन चेंज भी होता है तो, यही बोलेंगे ना। तो इस यस सर। रेजिस्टेंस को एक बाईलैटरल एलिमेंट आप बोल सकते हो। बाईलैटरल एलिमेंट मतलब इस एलिमेंट में से करंट अगर किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कराओ, इसमें ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उस करंट को, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो क्या बोलेंगे? ये दोनों डायरेक्शन में इक्वली ऑपरेट करता है। लेकिन अगर डायोड की बात करें, तो डायोड में आपने क्या देखा है कि करंट को ये एरो वाले डायरेक्शन में तो वो फ्लो कराता है डायोड, लेकिन जब उल्टे डायरेक्शन से कोई करंट आता है, मतलब ये रेड वाला डायरेक्शन है, तो वो फ्लो नहीं करा रहा। आपको पता है ये? यस सर। फॉरवर्ड बायस में तो ये कंडक्ट करता है, लेकिन रिवर्स बायस में ये कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि करंट को पूरा फ्लो करा रहा है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में इसका रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है, प्रैक्टिकली या आइडियली जीरो बोल सकते हो। लेकिन जैसे ही रिवर्स कर देते हो, तो करंट क्योंकि जीरो कर दे रहा है, और करंट जीरो कर रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए? इनफाइनाइट। यस, यानी रिवर्स में ये ओपन सर्किट काम करना है और फॉरवर्ड बायस में ये शॉर्ट सर्किट एक्ट करता है, ठीक। तो इसीलिए इसको यूनिलैटरल एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि एक डायरेक्शन में ही ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, दूसरे डायरेक्शन में वर्क नहीं कर रहा है। एक डायरेक्शन में ये जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो दूसरे डायरेक्शन में करंट में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो इसलिए इसे नॉन लीनियर एलिमेंट और इसी के साथ साथ यूनिलैटरल एलिमेंट भी कहा जाता है। और रेजिस्टेंस एक लीनियर एलिमेंट है और साथ ही साथ बाई डायरेक्शनल एलिमेंट है या बाईलैटरल एलिमेंट है। तो जब भी ऐसे एलिमेंट्स किसी सर्किट में लगेंगे, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? वो एक यूनिलैटरल सर्किट है। और जहां पर सिर्फ रेजिस्टेंस लगा है, तो उसे आप बोलोगे बाईलैटरल सर्किट है, ठीक है। तो यस ये सर। डेफिनेशन यहाँ पर दिए हुए हैं, जब मैं इसको सेंड करूँगा आपको, तो इसमें से आप लोग देख लीजिएगा, यूनिलैटरल एलिमेंट्स, बाईलैटरल एलिमेंट्स। साथ ही साथ लीनियर और नॉन लीनियर पढ़ चुके हैं, एक्टिव और पैसिव भी डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। सारा चीज़ डिस्कस हो गया। तो और कोई क्वेश्चन बन रहा है आज की क्लास से?
यस। आगे हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ तो आपको पता ही है, V इक्वल्स आई आर होता है, बाकी उसका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ये सब लिखा हुआ है। ऑल्दो वो टेम्परेचर उसमें कांस्टेंट रहना चाहिए, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग अभी वो जब आएगा कॉन्सेप्ट तब उसको डिस्कस करेंगे। और ये इसके एक्सप्रेशंस हैं, R इक्वल्स V बाई आई भी लिख सकते हो, V इक्वल्स आई आर भी लिख सकते हो, या I इक्वल्स V अपॉन आर। ये तीन अलग अलग तरीके से उसको आप कर सकते हो। फिर लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो ये कुछ उसके लिमिटेशंस हैं, जब मैं ये आपको भेजूंगा तब उसमें आप लोग, क्योंकि फिर वो अगेन उसमें फिर जीना डायोड और डायोड का कॉन्सेप्ट है, तो वो लेटर ऑन हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ईएमएफ और पोटेंशियल के बारे